नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। दोस्तों, आई क्लासेज प्लेटफॉर्म के ऊपर आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लाइव बैच चल रहे हैं। अगर हमारे किसी भी साथी को ज्योग्राफी को बहुत कॉन्सेप्चुअल, हर टॉपिक को अगर कॉन्सेप्ट के साथ तैयार करना है प्लस फैक्ट भी साथ साथ याद करने हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर तीनों ही एग्ज़ाम का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो अगर हमारा कोई साथी जो कोचिंग नहीं करना चाह रहा है और केवल सेल्फ स्टडी बेस ही तैयारी करना चाह रहा है, तो उसके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। उसके ऊपर जल्दी एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। खैर, हमने बनाया नहीं है अभी तक कंटेंट को लेकर के, लेकिन एक वीडियो जल्दी आपको सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे ये भी पता चल जाएगा कि जो कंटेंट है वो किस तरीके से तैयार किया गया है। बाकी आप हमारे टॉपर्स नोट्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप आराम से देख सकते हो, बहुत सारी वहाँ डेमो पीडीएफ भी है। इसके अलावा अगर किसी साथी को पर्सनली डेमो पीडीएफ मंगवानी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको डेमो पीडीएफ भेज दी जाएगी। मंडे को एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्टडी मटेरियल और कोर्स है वो भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करते रहिए। अब अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का, जलवायु वर्गीकरण का। इंट्रोडक्शन की क्लास में अपन ने ये देखा था कि जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है या जो जलवायु है वो होती क्या है और वो मौसम और ऋतु से किस प्रकार भिन्न है। इसके बारे में अपन ने बेसिक चीजों के ऊपर चर्चा की थी। उसके बाद में अपन ने बात की थी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद में जलवायु वर्गीकरण के जो उपागम होते हैं उनके ऊपर भी चर्चा की थी। अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे जलवायुविदों ने विश्व को जलवायु वर्गीकरण में बांटा है, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो अपने को 3 जलवायु वेता मुख्य रूप से पढ़ने हैं, जिनमें एक कोपेन है, एक थार्नवेट है और एक ट्रिवार्था है। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किन किन के द्वारा दिया गया है, तो कोपेन, थार्नवेट और ट्रिवार्था। इनमें अगर एपी की बात करें या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो आपके तीनों जलवायु वेता दे रखे हैं, जबकि स्कूल लेक्चरर में 2 जलवायु वेता दे रखे हैं। तो आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को लेकर के। तो अपनी जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। लगाओ हेडिंग। बात करेंगे जलवायु वर्गीकरण की। अब देखो, सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? सबसे पहले अपन बात करेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अगर अपन बात करें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को लेकर के, तो कोपेन ने अपना जो पहला जलवायु वर्गीकरण दिया था वो 1900 ईस्वी में दिया था। पहली क्लास में अपन ने यह भी पढ़ा था कि जो जलवायु वर्गीकरण है उनके 3 उपागम होते हैं। एक होता है अनुभाविक, मतलब कोई जलवायु वेता अपने अनुभव के आधार पर जो चीजें महसूस करता है उसी के आधार पर ही जलवायु वर्गीकरण कर देता है। ऐसे वर्गीकरण को कहा जाता है आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण। दूसरा है जननिक, जो जलवायु के जनन के जिम्मेदार जो कारक होते हैं उनके आधार पर कोई भूगोलवेता अगर जलवायु वर्गीकरण करता है तो उसको बोला जाता है जननिक जलवायु वर्गीकरण।
एक होता है परिमाणात्मक, मतलब जिस जलवायु वर्गीकरण में आंकड़ों का प्रयोग किया जाए, ऐसे वर्गीकरण को परिमाणात्मक जलवायु वर्गीकरण कहा जाता है, या आंकड़ों पर आधारित जलवायु वर्गीकरण कहा जाता है। खैर, हर जलवायु वर्गीकरण परिमाणात्मक होता है, क्योंकि बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों के साथ अगर बात किए बिना जलवायु वर्गीकरण दिया नहीं जा सकता। लेकिन कोपेन के संदर्भ में अपन बात करें तो कोपेन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था वो स्टार्टिंग में या प्रारंभ में उनके अनुभव के ऊपर आधारित था। तो 1900 में जो वर्गीकरण दिया था वो कोपेन ने अपने अनुभव के आधार पर दिया था। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो प्रारंभ में आनुभाविक था, लेकिन बाद में वो किस में बदल जाता है? परिमाणात्मक जलवायु वर्गीकरण में बदल जाता है। यहां से कई बार आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो कैसा है? तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको आएगा अनुभव, तो अनुभवात्मक होगा। अगर अनुभव और परिमाणात्मक दोनों हैं तो दोनों होगा। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो 1900 में दिया था वो कैसा था? आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण था। आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण था। बात क्लियर हुई? आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण ऐसा वर्गीकरण जो किसी भूगोलवेत्ता के अपने अनुभव के आधार पर दिया जाता है। यहां अनुभव, जैसे आप थार के मरुस्थल में घूम रहे हो तो आप अनुभव कर लोगे कि यहां गर्मी बहुत ज्यादा है, मतलब यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आ सकता है। यहां वर्षा नहीं हो रही है, इसका मतलब यहां की जो जलवायु दशाएं हैं वो शुष्क हैं। मतलब आप बैठे बैठे ही कल्पना कर लेते हो या अपने अनुभव से जो भी वर्गीकरण प्रस्तुत करते हो वो क्या होता है? आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण होता है। जैसे आप इक्वेटोरियल रीजन में जाएं, जैसे आप भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जाएं और वहां क्या महसूस करेंगे? वहां अगर आप घूमोगे तो आपको यह लगेगा कि यहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मतलब यहां आर्द्रता बहुत ज्यादा है। तो आपको लगेगा कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां वार्षिक वर्षा उच्चतम होती है। इसके साथ ही आप फिर वहां की वनस्पति को देखोगे और आपको दिखाई देगी कि यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ के जो जंगल है वो एवरग्रीन है, मतलब सदा हरे भरे रहने वाले हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ हाई ह्यूमिडिटी के साथ साथ अधिक वर्षा का क्षेत्र भी है और अधिक तापमान का क्षेत्र भी है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती है वहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें किसके आधार पे की जा रही है? आपके अनुभव के आधार पे की जा रही है। आपको अभी ये पता नहीं है कि यहां टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको पता नहीं है कि यहां वर्षा कितने सेंटीमीटर हो रही है या कितने इंच हो रही है। जैसे ही आप इस वर्गीकरण में आंकड़े ऐड कर दोगे कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहां साल भर जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, यहां जो वर्षा है वो 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मतलब अब आपका जो बात चल रही है वो परिमाणात्मक चल रही है, वो आंकड़ों पर आधारित बात चल रही है। तो जैसे ही कोई वर्गीकरण में आप आंकड़े डाल देते हो तो वो परिमाणात्मक वर्गीकरण हो जाता है। यह काम कोपेन ने किया भी है, लेकिन आगे चल करके किया है जब उन्होंने इस वर्गीकरण में संशोधन किया था। और संशोधन कब कब किया था? 18 में किया था, 31 में किया था, 36 में किया था और 53 में किया था। 1900 में ही है सारा, क्योंकि स्टार्टिंग यहां 1900 से हुई है। तो कोपेन ने प्रथम बार जो जलवायु वर्गीकरण है वो 1900 में दिया, और ये जो वर्गीकरण है ये अपने अनुभव के आधार पर दिया। लेकिन इस वर्गीकरण का जो आधार रखा था, इस जलवायु वर्गीकरण का जो आधार रखा था वो रखा था केंडाल का वनस्पति वर्गीकरण। केंडाल का वनस्पति वर्गीकरण।
यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? केंडाल का वनस्पति वर्गीकरण था। अब जो केंडाल का वनस्पति वर्गीकरण है, पहली बात, केंडाल थे कौन? एक फ्रांसीसी जलवायु वेता थे, एक फ्रांसीसी जलवायु वेता थे। अपना वर्गीकरण दिया कब था? 1874 में अपना वर्गीकरण 1874 में केंडाल ने, अरे भाई केंडाल ने विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। बात यहां तक क्लियर हुई क्या भाई? यहां तक बात क्लियर है ना कि कोपेन ने अपना प्रारंभिक जलवायु वर्गीकरण 1900 में दिया था, जिसका आधार केंडाल का वनस्पति वर्गीकरण को रखा था। केंडाल 1874 में संपूर्ण विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था, या वनस्पति के आधार पर 5 प्रदेशों में विभाजित किया था। और इस टाइम का जो कोपेन का वर्गीकरण था वो आनुभाविक था, उनके अनुभव के आधार पर था। अब यहां अपन बात क्या करेंगे? पहले अपन केंडाल का जो वनस्पति वर्गीकरण है उसको अपन देखेंगे और उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। अब देखो, केंडाल का वनस्पति वर्गीकरण, केंडाल का वनस्पति वर्गीकरण, तो केंडाल ने पूरे विश्व को 5 वनस्पति प्रदेशों में विभाजित किया था। अब वो 5 कौन कौन से थे? अच्छा, वो 5 कौन कौन से थे वो अपन देख लेते हैं एक बार। चलो, ये 5 कौन कौन से थे उनके ऊपर अपन बात करते हैं। तो अपन चलेंगे इक्वेटोरियल रीजन से। ये क्या है? भूमध्य रेखा है, और यहां जो वनस्पति बताई थी वो बताई थी मेगाथर्मल, मेगाथर्मल। फिर इससे ऊपर जो वनस्पति बताई थी वो बताई थी जीरोफाइट, जीरोफाइट। यहां से ऊपर जो वनस्पति बताई थी वो बताई थी मीजोथर्मल, मीजोथर्मल। इससे ऊपर जो वनस्पति बताई थी वो बताई थी माइक्रोथर्मल, और इससे ऊपर जो वनस्पति बताई थी वो बताई थी हेकिस्टोथर्मल, हेकिस्टोथर्मल। तो केंडाल ने पूरे विश्व को 5 वनस्पति के आधार पर वर्गीकृत किया। पहली मेगाथर्मल, दूसरी जीरोफाइट, मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल। अब क्या किया? कोपेन ने केंडाल के इसी वनस्पति वर्गीकरण को आधार बनाया और
पूरे विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर दिया। और 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का सहारा लिया। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का सहारा लिया। अब इसमें जो ए प्रदेश है उसके लिए क्या बताया अपने अनुभव के आधार पर? ए प्रदेश है, ए प्रदेश कैसा है? उष्ण व आर्द्र जलवायु प्रदेश है। आर्द्र जलवायु प्रदेश है। क्यों? क्योंकि यहां जो मेगाथर्मल वनस्पति देखी तो उसके आधार पर अनुभव किया कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां उच्च तापमान, उच्च वर्षा और उच्च आर्द्रता देखी जाती है। उसके बाद में बी के बारे में चर्चा की, और बी के बारे में चर्चा की तो यहां देखा तो यहां कैसा है? यहां शुष्क जलवायु प्रदेश है। ये कैसा है? शुष्क जलवायु प्रदेश है, या इसको अपन बोल सकते हैं मरुस्थली जलवायु प्रदेश है। फिर मीजोथर्मल के बारे में क्या अनुभव किया कि ये जो प्रदेश है ये उपोष्ण या शीतोष्ण उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है। जलवायु प्रदेश है। उप आर्द्र का मतलब है कि यहां उतनी ज्यादा नमी नहीं होगी जितनी ए जलवायु प्रदेश में थी। मतलब यहां जो नमी की मात्रा होगी, जो वर्षा की मात्रा होगी वो मध्यम होगी। उसके बाद में डी के बारे में क्या बताया? डी के बारे में बताया शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब देखो डी के ऊपर क्या लिखा है? शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब जो डी जलवायु प्रदेश है यहां तापमान तो बहुत कम होता है, लेकिन तापमान कम होने के कारण थोड़ी बहुत भी अगर वर्षा हो जाती है तो आपको आर्द्रता जैसी दशाएं दिखाई देती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि यहां जितनी वर्षा हो रही थी उसकी बजाय यहां जो वर्षा है वो बहुत कम हो रही है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर कम होने के कारण यहां आपको जो जलवायु दशाएं देखने को मिलती है वो ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलती है। और उसके बाद में लास्ट बचा है ई, और इसको बताया ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। ये लो। अब क्या किया कि केंडाल के वनस्पति वर्गीकरण को आधार बना करके कोपेन ने अपने अनुभव के आधार पर पूरे विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर दिया। और यह काम कब किया था? यह काम किया था 1900 में। अब ये जो सारी जो बात है, ये जो सारी जो बात है, ये सारी की सारी जो बातें लिखी अपने अनुभव के आधार पर, इस वजह से इसको बोल दिया गया आनुभाविक वर्गीकरण। आनुभाविक वर्गीकरण। यहां तक बात क्लियर हुई ना? देखो हर एक चैप्टर को आपको बहुत सीक्वेंस के साथ कहानी की तरह याद रखना पड़ेगा, और यह काम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हर चैप्टर के साथ करवाया जाएगा। आपके लिए एक और जरूरी सूचना कि अगर आप अपने सब्जेक्ट को बेसिक से स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हो तो कलाम एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर मंडे से एनसीईआरटी का कोर्स शुरू किया जा रहा है। तो एनसीईआरटी का कोर्स में भी आपको वहां हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन या हर एक वर्ड के कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। तो आप मेरे से कलाम के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप जुड़ सकते हैं, और वहां भी आप एनसीईआरटी की जो तैयारी है वो कर सकते हैं।
ठीक है, अब यहां तक क्लियर है। कहां से चले थे अपन? जलवायु वर्गीकरण से चले थे। अपन जो पहला भूगोल वेता है या पहला जलवायु वेता है कोपेन, उसके जलवायु वर्गीकरण को अपन पढ़ रहे थे। कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण 1900 ईस्वी में दिया, जिसका जो आधार है वो केंडाल के वनस्पति वर्गीकरण को रखा, और केंडाल के वनस्पति प्रदेशों के आधार पर कोपेन ने विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, और उन प्रदेशों के अंकन के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया। और ये सारे के सारा जो वर्गीकरण किया वो अपने अनुभव के आधार पर किया। इस वजह से कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो प्रारंभ में आनुभाविक है। उसके बाद में क्या होता है कि यहां तक चीजें सही चल रही थी, और अब इसमें क्या करता है, आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। अपने वर्गीकरण को और अच्छे से समझाने के लिए कोपेन को आंकड़ों की जरूरत पड़ी, तो कोपेन ने इसमें संशोधन करना प्रारंभ कर दिया। और संशोधन कब किया? अब देखो, कोपेन ने अपने वर्गीकरण में संशोधन किया। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में क्या किया? संशोधन किया। और यह संशोधन कब किया? देखो, 1900 में तो दिया, और इस समय जो दिया था वो अनुभव पर दिया था। फिर संशोधन किया इसमें 1918 में, 1931 में, 1936 में, 1953 में। और ये संशोधन करके यहां किसको शामिल किया? वर्षा व तापमान के आंकड़ों को शामिल किया। आंकड़ों को शामिल किया। बात क्लियर है। और 1953 का जो संशोधन था वो इनके शिष्य हैं गीगर व पॉल के द्वारा किया गया। ये द्वारा किया गया। तो जैसे ही 1900 में अनुभव के आधार पर दिया, 1918, 31, 36 और 53 में इसमें संशोधन करके और इसमें क्या शामिल कर दिया? आंकड़ों को शामिल कर दिया। और जैसे ही आंकड़ों को शामिल किया तो कोपेन का वर्गीकरण कैसा हो गया? परिमाणात्मक हो गया। कोपेन का वर्गीकरण कैसा हो गया? परिमाणात्मक हो गया। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो आनुभाविक भी है और वो परिमाणात्मक भी है। बात क्लियर हुई? अब देखो, अगर यहां क्वेश्चन आ जाए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस उपागम पर आधारित है? किस, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, है ना। क्वेश्चन क्या है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस उपागम पर आधारित है? किस उपागम पर आधारित है? ये क्या है? अपना क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए है आनुभाविक उपागम पर, आनुभाविक उपागम पर। इसका आंसर आप, ये क्लास जो है मैं YouTube के ऊपर डाल रहा हूं, तो आप इसके सारे स्टूडेंट हैं वो आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में।
माणात्मक उपागम पर जननिक उपागम पर आनुभाविक व परिमाणात्मक उपागम पर। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो, कोपेन ने अपने वर्गीकरण में संशोधन करके तापमान और वर्षा के आंकड़ों को शामिल किया। तो अब अपन बात करते हैं तापमान के आंकड़ों को और वर्षा के आंकड़ों को लेकर के। देखो, कोपेन ने जो ए जलवायु प्रदेश है उसके बारे में क्या बताया था कि यहां कैसी वनस्पति है। ए जलवायु प्रदेश में यहां मेघाथर्मल वनस्पति पाई जाती है। यहां क्या है, वनस्पति कैसी है, वनस्पति कैसी है, यहां मेघाथर्मल वनस्पति है। पहली बात हो गई क्लियर। दूसरी, ये कैसा जलवायु प्रदेश है, उष्ण व आर्द्र जलवायु प्रदेश है। जलवायु क्या है, प्रदेश है। यहां अब देखो तापमान की बात करेंगे तो यहां जो वार्षिक औसत तापमान है वो कितना होना चाहिए, वार्षिक औसत तापमान यहां कितना होना चाहिए, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। यह कंडीशन है। अब इसको अपन तीन तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ष के सभी महीनों का मासिक औसत तापमान, मासिक औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। बात एक ही है। या ये भी लिख सकते हो, वर्ष के सबसे गर्म महीने का तापमान, महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। अगर सबसे गर्म की जगह क्या करोगे, ठंडा करोगे। सबसे ठंडे महीने का तापमान ही अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तो जाहिर सी बात है सभी महीनों का तापमान कितना होगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। इसके अलावा वर्ष के सभी महीनों का मासिक औसत तापमान 18 डिग्री या वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। इसका मतलब यह होता है कि ऐसा क्षेत्र या ऐसा जलवायु प्रदेश जहां किसी भी महीने में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं आता है। तो यहां से सीधा सीधा यह अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे प्रदेश के बारे में बात की जा रही है जहां वार्षिक तापमान उच्च हो। ठीक है, तो यह हुआ उनका ए जलवायु प्रदेश। उसके बाद में अपन बात करेंगे बी जलवायु प्रदेश की। बी जलवायु प्रदेश की, बी जलवायु प्रदेश में वनस्पति कैसी है, जीरोफाइट। कैसी है, जीरोफाइट। और ये कैसा प्रदेश है, ये शुष्क प्रदेश है। अब देखो, यहां तापमान का आधार नहीं बनाया गया,
इसके लिए वर्षा को आधार बनाया गया। तो कई बार यहां से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कोपेन के जो 5 जलवायु प्रदेश हैं उसमें कौन से जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार वर्षा को रखा, तो वो है बी जलवायु प्रदेश। वैसे अगर देखा जाए तो यहां भी तापमान तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, लेकिन यहां जो दशाएं हैं वो शुष्क दशाएं होंगी, मतलब यहां वर्षा नहीं होगी। तो फिर आगे जाकर के इस जलवायु प्रदेश में दिक्कत आई कि शुष्क प्रदेश वो भी होते हैं जहां तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, जैसे एक तो उष्ण मरुस्थल होंगे, एक शीत मरुस्थल होंगे। इस समस्या से निपटने के लिए यहां कोपेन ने तापमान को आधार ही नहीं रखा और क्या रख दिया, वर्षा को आधार रख दिया। तो कोपेन के 5 जलवायु प्रदेशों में बी प्रदेश ऐसा है जिसके वर्गीकरण का आधार तापमान को नहीं रख करके वर्षा को रखा है। और क्या बोला है, यह बोला है कि ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण अधिक हो वो बी प्रदेश होगा। तो शुष्क प्रदेश, और यहां क्या होगा, वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होगा, वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होगा। और कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, ये यहां नोट लगा करके लिखो, एकमात्र ऐसा जलवायु प्रदेश, ऐसा जलवायु प्रदेश जिसके वर्गीकरण का आधार वर्षा को रखा। ठीक है, बाकी सब में टेम्परेचर के आधार पर बात करेंगे, बाकी सब में तापमान के आधार पर बात करेंगे। तो पहला क्या हुआ, ए जिसके सभी महीनों का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, फिर बी जहां वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण हो। अब अपन बात करेंगे सी जलवायु प्रदेश की। अब अपन बात करेंगे सी जलवायु प्रदेश की। तो यहां क्या है, मीजोथर्मल वनस्पति है, यहां मीजोथर्मल वनस्पति है। और यहां जलवायु कैसी है, उपोष्ण व शीतोष्ण उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है, उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है। यहां तापमान कैसा होगा, वर्ष के सबसे ठंडे महीने का मासिक औसत तापमान, मासिक औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, लेकिन -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। यहां अगर बात करें अपन NCERT की, तो वहां टेम्परेचर 3 डिग्री दिया हुआ है, तो लेकिन सही ज्यादा बात -3 डिग्री है। तो आप अगर NCERT के अकॉर्डिंग अगर यहां 3 आ जाए तो 3 भी इसका सही माना जाएगा। और -3 भी इसकी ऑथेंटिक बुक में दिया हुआ है, तो वहां -3 भी सही माना जाएगा। तो ऑप्शन में अगर -3 है तो 3 कर देना, और अगर -3 है तो -3 कर देना। तो सी जलवायु प्रदेश कौन सा है कि वर्ष के सबसे ठंडे महीने का मासिक औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, लेकिन -3 से अधिक होना चाहिए। -3 से कम होते ही दूसरा जलवायु प्रदेश हो जाएगा। फिर डी है या ई हो सकता है, लेकिन अगर तापमान 18 से तो कम और -3 से अधिक हो तो वो सी जलवायु प्रदेश होगा। 18 से ज्यादा जाते ही कहां चला जाएगा,
ए जलवायु प्रदेश में चला जाएगा। जहां वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण हो, बी जलवायु प्रदेश चला जाएगा। तो अब क्या है, डी जलवायु प्रदेश। अब देखो यहां कौन सी है, वनस्पति है, यहां माइक्रो थर्मल। कैसा है ये, शीत, आर्द्र और जलवायु प्रदेश है। और यहां जो तापमान होगा वो कैसा तापमान होगा, यहां जो तापमान होगा वो वर्ष के सबसे ठंडे महीने का तापमान, ठंडे महीने का तापमान, यहां कहां तक आए थे, -3, तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, तो वहां कौन से जलवायु प्रदेश आएगा, डी। लेकिन अपने सामने यहां भी एक समस्या आई कि डी के बाद में ई जलवायु प्रदेश है। तो ई जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण करने के लिए सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए, सबसे ठंडे महीने का 3 से, वह सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, बात हुई क्लियर। और ई, जहां सभी महीनों का ही तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। डी क्या है, जहां, या चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं इसको। डी क्या है, डी है, यहां है हेकिस्टोथर्मल वनस्पति, हेकिस्टोथर्मल वनस्पति। और ये जलवायु कैसी है, ध्रुवीय जलवायु है, ध्रुवीय जलवायु है। और यहां सभी महीनों का तापमान भी महीनों का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वार्षिक औसत तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। तो ये 5 जलवायु प्रदेशों को कोपेन ने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। हुई बात क्लियर। ठीक है, तो यहां तक कोपेन ने विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में तापमान और वर्षा के आधार पर भी वर्गीकरण दे दिया। और अब यहां जो वर्गीकरण है वो कैसा हो गया, परिमाणात्मक हो गया, परिमाणात्मक हो गया। या यहां ऐसे भी लिख सकते हो, सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, उसमें अधिक था ना, उसमें कैसा था, उसमें 10 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो कि गर्म महीने का तापमान सबसे गर्म महीने का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से
कम होना चाहिए, बात एक ही है। एक चीज याद रख लो, कोई सी भी रख लो, या तो सभी महीनों का -3 से कम रहेगा तो भी 10 से ही कम रहेगा। लेकिन कभी कभार अगर 1-2 डिग्री भी होता है तो ये आपको ध्रुवीय जलवायु में देखने को मिल जाता है। तो ये थे कोपेन के तापमान के आधार पर पांचों जलवायु प्रदेशों का निर्धारण। एक बार अपन इनको फिर से देखेंगे। देखो, ए जलवायु प्रदेश में तापमान सभी महीनों में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा। कोई भी महीना 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होगा। ऐसे जलवायु प्रदेशों को ए जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाएगा, या ऐसे तापमान वाले क्षेत्रों को ए जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाएगा। अगर बी की बात करें तो बी के वर्गीकरण के लिए तापमान का सहारा ही नहीं लिया। सहारा किसका लिया? वर्षा का। और बताया कि जिन क्षेत्रों में वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण होता है वहां बी जलवायु प्रदेश होगा। अब है सी। तो सबसे गर्म महीने का जो तापमान है वो 18 से तो क्या होना चाहिए? सबसे ठंडे महीने का मासिक औसत तापमान 18 से क्या होना चाहिए? कम। 18 से अधिक होते ही तो किस में चला जाएगा? ए में चला जाएगा। लेकिन -3 से अधिक होना चाहिए। 18 से लेकर के -3 तक हो तो कौन सा जलवायु प्रदेश है? सी है। सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 से कम लेकिन -3 या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 से अधिक होना चाहिए। कैसा जलवायु प्रदेश होगा? सी जलवायु प्रदेश होगा। अब डी क्या है? डी सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 से कम होना चाहिए, क्योंकि -3 तक तो यहां आ गया। अब -3 तक तो कम होना चाहिए। साथ ही एक शर्त और है कि सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। और जहां सभी महीनों का तापमान -3 से कम हो या सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री से कम हो तो वो कौन सा जलवायु प्रदेश है? वो ध्रुवीय जलवायु प्रदेश या ई जलवायु प्रदेश है। यहां तक बात क्लियर है। अब इन जलवायु प्रदेशों को वापिस से सब पार्ट में डिवाइड किया गया, वापिस से लघु क्षेत्रों में और डिवाइड किया, उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन से जलवायु प्रदेश की बात करेंगे? ए जलवायु प्रदेश की बात करेंगे। सबसे पहले ए जलवायु प्रदेश की तो अब अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए जलवायु प्रदेश। ए जलवायु प्रदेश। सबसे पहले इसकी विशेषताओं की अपन बात करें तो ए जलवायु प्रदेश यहां वार्षिक औसत, या शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां तापमान कैसा होगा? यहां वार्षिक औसत तापमान होगा, वार्षिक औसत तापमान होगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। ये माइनस मत समझ लेना, ये मैंने डेस किया है ना। 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। यहां वनस्पति कैसी है? यहां वनस्पति है मेघा थर्मल या सदाबहार। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो ये जलवायु कैसी है? यहां जलवायु है उष्ण व आर्द्र जलवायु। इस प्रदेश के विस्तार की बात करें अपन तो इसका विस्तार मुख्य रूप से 0 डिग्री से 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में है। दोनों गोलार्धों में है।
यहां क्या होगा, ये जलवायु प्रदेश होगा। अब लेकिन यहां क्या किया, यहां किया कि वर्षा के आधार पर इस जलवायु प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया। आधार क्या रखा, वर्षा। अब यहां लिखो वर्षा के आधार पर ए जलवायु प्रदेश को, ए जलवायु प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया। कोपेन ने 4 भागों में क्या किया भाई, इसका सब डिवीजन या सब क्लासिफिकेशन किया। और ये 4 भाग कौन कौन से थे, आधार पर 4 भागों में किया। और ये 4 भाग कौन कौन से थे, पहला तो था AF, दूसरा था AM, तीसरा था AW और चौथा है AS। अब इनकी अपन एक एक की बात करेंगे। तो F का मतलब यहां क्या है, F का मतलब है यहां साल भर वर्षा। एक एक कोई चर्चा कर लेते हैं ना। यहां AF है पहला, F का मतलब यहां लिखोगे साल भर वर्षा। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि ऐसा क्षेत्र जहां साल भर वर्षा होती है वो तो होता है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, AF। तो जितने भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, चाहे वो कांगो बेसिन हो, चाहे वो अमेजोन बेसिन हो, यहाँ की जो जलवायु होगी वो AF प्रकार की होगी। या भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, AF होगा। बात क्लियर हुई। अब देखो यहां जो वर्षा हो रही है वो कैसी हो रही है, यहां संवहनीय वर्षा होती है, यहां संवहनीय वर्षा होती है, कन्वेक्शनल रेन होती है, या इस वर्षा को 4 o'clock रेन भी कहा जाता है। वनस्पति यहां कैसी मिलेगी, सदाबहार वनस्पति मिलेगी। खैर ये डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी, यहां से इतना ही पूछा जाएगा कि F का या तो क्या मतलब है, या ये जलवायु प्रदेश आपको कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो आपको आंसर दे दिया जाएगा, जैसे ऑप्शन में भूमध्य रेखीय क्षेत्र, जैसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कर्क, मकर या आर्कटिक वृत्त क्षेत्र या अंटार्कटिक वृत्त क्षेत्र, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। दूसरा क्या है, दूसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है AM। M का मतलब यहां है छोटा m है, तो M का मतलब है यहां मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। अब यहां एक सूत्र दिया गया, ए का मान निकालने के लिए 3.94 माइनस R/25, और ये दिया गया आपको इंच में। और अगर यही आपको सेंटीमीटर में निकालना हो तो A बराबर 10 माइनस R/25। ये जो मान होगा ये तो आ जाएगा इंच में, और ये जो मान होगा ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। R यहां क्या है, R यहां है वार्षिक वर्षा, R यहां क्या है, वार्षिक वर्षा। अब AM जलवायु कहां लिखोगे, M का मतलब तो आपको पता है कि मानसूनी जलवायु है, लेकिन ये लिखोगे कहां, एक के मान से जहां ज्यादा मान हो वहां M आएगा। वहां की वार्षिक वर्षा को R की जगह रखना, और वहां वार्षिक वर्षा ऐसे जो मान निकल के आएगा उससे ज्यादा हो तो क्या होगा, AM होगा। जैसे रख के देख लो, ये मान लो किसी क्षेत्र में 75 इंच बारिश हो रही है, तो यहां रख लो 75 R की जगह, तो 75 में 25 का भाग देंगे तो आएगा 3, 3 को माइनस कर देंगे 3.94 में से, तो बचेगा कितना, 0.94, बचेगा कितना, 0.94। निकाल लेते हैं, चलो देखो 3
0.94 माइनस 3 बचेगा कितना 0.94 और ये क्या है इंच है। अगर उस क्षेत्र में 1 इंच बारिश हो रही है, अगर उस क्षेत्र में 1 इंच बारिश हो रही है तो वहां AM लिख देना, वहां क्या है AM लिख देना। अगर इससे कम बारिश हो रही है तो AM नहीं आएगा, फिर कोई और आएगा। इसी हिसाब से इंच में रख लो कि 10 75 ही रख दो 3 7 सेंटीमीटर से अगर अधिक बारिश हो रही है उस क्षेत्र में तो AM आ जाएगा। अगर उससे कम हो रही है तो वहां AM नहीं आएगा, वहां AM नहीं आएगा। या इसके लिए वार्षिक वर्षा को आधार रखा गया है। AF में आप यह भी लिख सकते हो कि किसी भी महीने में 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा नहीं होनी चाहिए, किसी भी माह में 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा नहीं होनी चाहिए, कम वर्षा नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर देखा जाए तो AM भारत के संदर्भ में कहां लिखा जाएगा, तो भारत के संदर्भ में एक ही क्षेत्र है जहां यह लिखा जा सकता है और वो है केरल। केरल वाले क्षेत्र में आपको AM लिखा जा सकता है, बाकी भारत में कहीं भी AM नहीं लिखा जाएगा, ना कभी भारत में AF लिखा जाएगा। और या यहां या तो केरल हो सकता है या यहां मालाबार तट हो सकता है। बात हुई क्लियर यहां तक। फिर क्या है, फिर है AW। AW का मतलब है कि विंटर ड्राई, शीतकाल शुष्क, शीतकाल शुष्क। तो यहां क्या होगा, ऐसा जलवायु प्रदेश, ऐसा जलवायु प्रदेश जहां ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, वह शीतकाल शुष्क होता है। शीतकाल कैसा होता है, शुष्क होता है। हुई बात क्लियर। W का मतलब क्या होगा, विंटर ड्राई, मतलब शीतकाल शुष्क होगा। और इसका मतलब भारत में लगभग कैसी जलवायु पाई जाती है, AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, केवल एक क्षेत्र को छोड़ करके। अब कौन सा है, वही क्षेत्र है AS। AS मतलब यहां क्या होगा, ग्रीष्मकाल शुष्क, यहां क्या होगा ग्रीष्मकाल शुष्क, मतलब ऐसा जलवायु प्रदेश जहां शीतकाल में वर्षा, शीतकाल में वर्षा और ग्रीष्मकाल में शुष्क। और ऐसा क्षेत्र भारत में कौन सा है, केवल एक ही है, तमिलनाडु। और अगर तट पूछा जाए तो कोरोमंडल तट। भारत के संदर्भ में अगर विश्व के जलवायु प्रदेशों की पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है तो वो यही है। यहां क्या आएगा, यहां आएगा AS और यहां आएगा AM। बाकी पूरे भारत के संदर्भ में बात की जाए तो AW आएगा। बात क्लियर हुई। सबसे ज्यादा जो प्रबल संभावना है वो AM केरल या मालाबार तट, या AS तमिलनाडु या कोरोमंडल तट। क्योंकि तमिलनाडु या कोरोमंडल तट एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। इंडियन ज्योग्राफी में अपन ने पढ़ा भी था कि लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, और उत्तर पूर्वी मानसून कैसा मानसून कहलाता है, शीतकालीन मानसून। तो वर्षा कब हो रही है, शीतकाल में वर्षा हो रही है। और कहां हो रही है, यहां हो रही है, तो यहां AS आ जाएगा।
ये बात हुई ए जलवायु प्रदेश की। देखो एक बार, ए जलवायु प्रदेश वर्षा के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाएगा। ए एफ, एफ का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहां साल भर वर्षा होती है। और साल भर वर्षा कहां होती है? साल भर जो वर्षा होती है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। उसके बाद में ए एम, एम का मतलब है मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु के निर्धारण के लिए आपको एक सूत्र का सहारा लिया जाएगा। जहां एक का मान ज्यादा हो, एक के मान से ज्यादा वर्षा हो, वही एएम जलवायु लिख देना। कभी ये मत सोच लेना कि ये पूछा नहीं गया है, सूत्र पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है और एपी में भी पूछा गया है। ठीक है, अगर वहां की वर्षा इंच में दी हुई हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे, और अगर वहां वर्षा सेंटीमीटर में दी हुई हो तो इस सूत्र का प्रयोग करोगे। अगर इससे ज्यादा, एक के मान से ज्यादा वहां वर्षा हो रही है तो वहां एएम होगा, और उससे कम हो रही है तो वहां एएम आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ए डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई, मतलब शीतकाल शुष्क। ऐसा जलवायु प्रदेश जहां ग्रीष्म काल में तो वर्षा होती है लेकिन शीतकाल वहां शुष्क होगा, मतलब शीतकाल में वहां वर्षा नहीं होगी। ठीक है, फिर एएस का मतलब है ग्रीष्मकाल शुष्क, मतलब समर ड्राई, मतलब वहां शीतकाल में वर्षा होगी। और भारत के संदर्भ में ऐसा अगर बात की जाए तो कैसा है? कोरोमंडल तट है, या स्टेट पूछा जाए तो तमिलनाडु है। बाकी सीएस के बारे में भी बात करेंगे। भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, वहां सीएस होगा क्योंकि वहां तापमान कम हो जाएगा। एस तो आएगा लेकिन वहां तापमान कम हो जाएगा। तो भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु के जैसा प्रदेश कौन सा है? कोरोमंडल तट है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि भूमध्य सागरीय जलवायु में एस तो होगा, वहां वर्षा तो शीतकाल में होगी और वर्षा पछुआ पवनों से होगी, लेकिन वहां टेम्परेचर है वो 18 डिग्री से कम होगा क्योंकि वो है सीएस। ठीक है, तो बात करेंगे अपन अभी। तो ए तक अपना काम कंप्लीट है। अब अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे बी जलवायु प्रदेश की। अब अपन बात करेंगे बी जलवायु प्रदेश की। देखो क्लास एक और है, लेकिन जहां तक नहीं होती है वहां तक ये करवाएंगे आपको। कोशिश है कि ये पूरा ही चैप्टर करवा दिया जाए। अभी अपने को पूरा होने में 1 घंटा तो शायद लग जाना चाहिए। अब देखो, बी जलवायु प्रदेश है। बी जलवायु प्रदेश में वनस्पति कैसी थी? चलते हैं एक एक चीज से। यहां वनस्पति कैसी थी भाई? वनस्पति यहां थी जीरोफाइट, या इसको अपन बोल सकते हैं मरूद भिद। दूसरा, यहां की जलवायु कैसी है? जलवायु यहां है दोस्तों शुष्क। और यहां की विशेषता क्या है? वर्षा से अधिक वाष्पीकरण, वर्षा से अधिक वाष्पीकरण। ठीक है, अब इसको भी क्या है, तापमान के आधार पर, पहले तो वर्षा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया, और वो 2 आधार कौन कौन से हैं? देखो, ये है बी, इसको 2 भागों में विभाजित किया, बड़ा डब्लू और बड़ा एस। बड़ा डब्लू का मतलब है कि पूर्ण शुष्क, पूर्ण शुष्क, और एस का मतलब है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। तो देखो, पहले तो
बाकी चीजें तापमान के आधार पर चल रही थी, लेकिन इसका निर्धारण किसके आधार पर किया था? वर्षा के आधार पर। बी जलवायु को पहले दो भागों में विभाजित करेंगे, बड़ा डब्लू पूर्ण शुष्क, या जहां वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती हो। जहां वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती हो, और जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच होती हो। 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर को उसको अर्धशुष्क बोलेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, ये W और S दोनों बड़े हैं, और एक के साथ जो प्रयोग किए गए थे विंटर ड्राई और समर ड्राई, वो छोटे थे, वो छोटे थे। अब देखो, पहले बी को दो भागों में विभाजित किया, एक तो पूर्णतः शुष्क और एक अर्धशुष्क। अब ऐसे प्रदेश गर्म भी होते हैं और ठंडे भी होते हैं, क्योंकि मरुस्थल गर्म भी होंगे, मरुस्थल ठंडे भी होंगे। तो यहां क्या किया, यहां दो शब्दों का प्रयोग किया, हॉट और काल्ड। हॉट का मतलब यहां क्या होगा, गर्म, और काल्ड का मतलब होगा यहां ठंडा। अब ठंडे के लिए सी का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि यह बात वर्गीकरण जर्मन भाषा में दिया जा रहा था, और जर्मन भाषा में कोल्ड को काल्ड कहा जाता है। तो काल्ड से क्या ले लिया के, गर्म को हॉट वहीं कहा जाता है, तो हॉट से क्या ले लिया, एच। तो अब देखो, अब कुट कैसा बन जाएगा, बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू एच। तो एक तो बन जाएगा बी डब्ल्यू एच और बी एस एच, बी एस और एच। ये जो जलवायु है, ये मुख्य रूप से आपको निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। ये जो जलवायु है, ये आपको कहां देखने को मिलेगी, निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में, या कर्क से मकर रेखा के बीच। ये जलवायु मुख्य रूप से महाद्वीपों के पूर्वी भाग, पश्चिमी भागों में, पश्चिमी भागों में, क्योंकि पश्चिमी भाग व्यापारिक पवनों के वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं। बात क्लियर हुई यहां तक? अब इसको उष्ण कटिबंध में आ रहे हैं ये दोनों, क्योंकि निम्न अक्षांशों में आ रहे हैं, तो यहां होगा निम्न अक्षांशीय उष्ण कटिबंध मरुस्थली जलवायु। इसको क्या बोलेंगे, BWH को बोलेंगे निम्न अक्षांशीय, बी है तो मरुस्थली है, निम्न अक्षांशीय उष्ण कटिबंधीय मरुस्थली, या इसी को ही बोल देंगे शुष्क जलवायु। इसको क्या बोलेंगे, BSH को निम्न अक्षांशीय उष्ण कटिबंधीय, या तो बोल देंगे स्टेपी, या बोल देंगे अर्धशुष्क जलवायु। बात पल्ले पड़ी थोड़ी बहुत, ठीक है। अब दूसरा कुट क्या है, उसकी नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात कर लेते हैं। देखो, बी जलवायु प्रदेश है। बी जलवायु प्रदेश आपको दो प्रकार से देखने को मिल सकता है, या तो वो पूर्णतः शुष्क मिलेगा, या वो अर्धशुष्क मिलेगा।
पूर्णतः शुष्क मिलेगा वहां 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होगी, और अर्ध शुष्क मिलेगा वहां 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी। बात क्लियर है यहां तक। फिर ये जो जलवायु प्रदेश है ये गर्म भी हो सकते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं, क्योंकि मरुस्थल गर्म भी हो सकते हैं, मरुस्थल ठंडे भी हो सकते हैं। ये जो जलवायु प्रदेश है ये आपको सवाना घास के मैदानों में देखने को मिलेगी, जबकि ये देखने को मिलेगी थार, सहारा, अरब, चेलिस्तान मरुस्थलों में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो गर्म है और ठंडे हैं, तो एक तो कुट बनेगा BWH, एक बनेगा BSH। BW और BS दोनों ही निम्न अक्षांशीय जलवायु क्षेत्रों में आएंगे, क्योंकि ये कहां आ रहे हैं, H का मतलब है गर्म, हॉट, तो ये शीतोष्ण में तो जाएंगे नहीं, ये तो रहेंगे कहां, निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में रहेंगे। और निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में रहेंगे तो इनको बोलेंगे निम्न अक्षांशीय। निम्न अक्षांश उष्णकटिबंध होते हैं, उष्णकटिबंधीय पूर्ण शुष्क है तो मरुस्थली या शुष्क जलवायु। फिर निम्न अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय एस से है, एस से स्टेपी या अर्ध शुष्क जलवायु, जो कहां मिलेगी, सवाना घास के मैदानों में या उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में मिलेगी। उष्णकटिबंधीय सवाना नहीं होगा, यहां उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में मिलेगी। उष्णकटिबंधीय घास मैदानों में मिलेगी, जैसे स्टेपीज घास के मैदान, और ये मिलेगी सवाना में। बात क्लियर हुई क्या? अब जहां ठंडे होंगे, मतलब ठंडे मरुस्थल कहां मिलेंगे, मध्य अक्षांशों में मिलेंगे, तो दूसरा जो कुट होगा वो मध्य अक्षांशों का होगा। ठीक है, तो देखो पूरा बना ही लेते हैं वो एक बार, है ना, ताकि समझ में आ जाए। एक बार फिर से देख लो, बी से W बड़ा है, और S ये है पूर्ण शुष्क, और ये है अर्ध शुष्क। फिर यहां या तो हॉट होगा या ठंडा होगा। अब एक कुट तो अपन ने बना लिया था, BWH, BS और H। दूसरा क्या बनेगा, BWK, और दूसरा बनेगा BSK। तो ये क्या होंगे, ये होंगे मध्य अक्षांशीय जलवायु। ये कैसी होगी, मध्य अक्षांशीय जलवायु होगी। कहां होगी ये पछुआ पवनों के क्षेत्र में होगी। यहां या इसके आधार पे ही अपन बात कर लेते हैं। वो निम्न अक्षांशों में मिल रही थी, ये मध्य अक्षांशों में मिल रही थी। ये मुख्य रूप से 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलती है। ये कहां मिलेगी, महाद्वीपों के पश्चिम भागों में। कहां मिलेगी, पश्चिम भागों में, क्योंकि ये जो पश्चिमी भाग हैं ये पछुआ पवनों के वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं। पछुआ पवनों के वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं। कौन कौन से होंगे, जैसे मंगोलिया, काराबुरान, गोबी, वैसे मरुस्थलों में देखने को मिलेगी BW के। और BS के मिलेगी आपको शीतोष्ण कटिबंध
घास मैदान में। अब देखो बोलेंगे क्या क्या इनको, बोलेंगे क्या क्या इनको, पहली बोलेंगे बी डब्लू के, इसको बोलेंगे मध्य अक्षांशीय शीत शुष्क। कहां कहां मिलेगी, मंगोलिया, काराबुरान, गोबी, पेंटागोनिया, ये जो ठंडे मरुस्थल हैं वहां देखने को मिलेगी। दूसरा क्या है, बी डब्लू सॉरी बी एस के, इसको बोलेंगे मध्य अक्षांशीय स्टेपी या शीत अर्धशुष्क, शीत अर्धशुष्क। और ये कहाँ मिलेगी, ये शीतोष्ण घास के मैदानों में मिलेगी, जैसे पंपास, डाउन्स, प्रेरी, कैंटबेरी, इन मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में देखने को मिलेगी। तो ये था बी जलवायु प्रदेश। बहुत सिंपल सी बातें हैं इसमें, सिर्फ एक बार समझने का फेर है। देखो अब मैं इसका एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं। बी जलवायु प्रदेश ऐसा प्रदेश जहां वर्षा से ज्यादा क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। इसको दो भागों में विभाजित करेंगे, एक तो पूर्णतः शुष्क और एक ऐसा भाग जहां थोड़ी बहुत वर्षा होती है, उसको अर्धशुष्क। अब ये प्रदेश या तो गर्म हो सकते हैं या ठंडे हो सकते हैं। तो इसके आधार पर अब अपने चार कुट बनेंगे। पहला क्या है, बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू एच, फिर बी एस एच। मतलब बी डब्ल्यू एच, बी एस एच ये निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में आते हैं, कर्क या मकर रेखाओं के बीच देखने को मिलेंगे। और ऐसे क्षेत्र आपको महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि पश्चिमी भाग व्यापारिक पवनों के वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं, इस वजह से वर्षा नहीं होती है। अब BWH निम्न अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु, जहां मरुस्थल आएंगे, थार का मरुस्थल आ जाएगा, अरब का मरुस्थल आ जाएगा, चेलिस्तान पाकिस्तान का मरुस्थल आ जाएगा, सहारा आ जाएगा। तो ये सारे मरुस्थल इसमें आ जाएंगे। फिर है BSH निम्न अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय स्टेपी या अर्ध शुष्क, इसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आ जाएंगे, जैसे सवाना घास के मैदान। यहां तक बात क्लियर हुई। तो एक तो बी जलवायु पाई जाएगी निम्न अक्षांशों में, एक पाई जाएगी मध्य अक्षांशों में। तो जहां H आए, दोनों H आए, मतलब ये बात किसकी हो रही है, गर्म प्रदेशों की। और गर्म प्रदेश आपको कर्क से मकर रेखा के बीच में ही मिलते हैं। दूसरी जो बात है वो है के का मतलब ठंडा। तो ऐसे भी पृथ्वी के ऊपर क्षेत्र होते हैं जो शुष्क तो हैं लेकिन ठंडे भी हैं। तो वहां क्या आ जाएगा, वहां आ जाएगा BW के, BS के। अब यहां दोनों के आ रही हैं तो मतलब ठंडे प्रदेशों की बात होगी। ये जलवायु मिलेगी मध्य अक्षांशों में या 30 से 60। ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पछुआ पवनों का वृष्टि छाया प्रदेश है। अब देखो इससे एक कुट बनेगा BW के। अब मध्य अक्षांशों में तो मध्य अक्षांशीय, शीत है तो शीत और शुष्क। और ऐसे आपको कौन से मरुस्थल देखने को मिलेंगे, ये मरुस्थल देखने को मिलेंगे जहां BW के जलवायु होगी। दूसरी बात BS के मध्य अक्षांशीय स्टेपी या अर्धशुष्क जलवायु, मतलब जहां थोड़ी बहुत वर्षा होती है। और ये क्षेत्र कहलाएंगे शीतोष्ण घास के मैदानों में BS के जलवायु पाई जाएगी, जैसे पंपास, डाउन्स, प्रेरी और कैंटबेरी।
ये बात भी क्लियर हुई। तो ये हुई बी जलवायु। अब एक जलवायु प्रदेश बड़ी और है, वो है सी, और उसके बाद में सी और डी दोनों समान है, और ई के 2 ही पॉइंट है। करते हैं बात उनकी भी 2 मिनट रेस्ट करके। चलो अब अपन बात करेंगे सी जलवायु की। सी जलवायु कौन सा है? जहां सबसे महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम व -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। ठीक है, 18 डिग्री से तो कम होना चाहिए, क्योंकि 18 डिग्री से ज्यादा होते ही तो ये जलवायु कहां चली जाएगी? ए में चली जाएगी। लेकिन -3 से कम नहीं जाना चाहिए, -3 से अधिक होना चाहिए। तो ऐसे प्रदेश को सी जलवायु प्रदेश कहा जाएगा, जहां वनस्पति कैसी मिलेगी? मीजो थर्मल। यहां जलवायु कैसी मिलेगी? यहां जलवायु कैसी मिलेगी? तो यहां जलवायु मिलेगी उपोष्ण या शीतोष्ण उप आर्द्र। अब इसके वर्गीकरण की बात की जाए तो पहला है सी एफ। एफ का मतलब है साल भर वर्षा, क्योंकि एफ का मतलब अपन ने ए में क्या पढ़ा था? साल भर वर्षा। लेकिन ए में अपन ने यह देखा था कि सबसे शुष्क महीने में भी 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। यहां क्या क्राइटेरिया है? यहां ठंड अधिक है तो उतनी ज्यादा तो वर्षा होगी नहीं, तो उसके लिए क्राइटेरिया घटा दिया। और क्या लिखा गया? यह लिखा गया कि सबसे शुष्कतम महीने में या सबसे शुष्कतम महीने में भी 3 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, जबकि ए में 6 सेंटीमीटर था। तो पहली कंडीशन, सबसे शुष्कतम महीने में भी 3 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, ऐसी जलवायु आपको पश्चिमी यूरोप में देखने को मिलती है। स्टार लगा लेना इसके, पश्चिमी यूरोप में देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। इस कारण इसे पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। और अगर पश्चिमी यूरोप का आ जाए तो मतलब यहां जो वर्षा होती है वो शीतकाल में अधिक होगी, ग्रीष्मकाल में कम होगी। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, वर्षा साल भर होगी लेकिन बहुत ही कम होगी। ठीक है, बात क्लियर है? यहां जो वर्षा होगी वो पछुआ पवनों से होगी। यहां जो वर्षा होगी वो पछुआ पवनों से होगी, पछुआ पवनों से
होगी। और पछुआ पवनों की वजह से होने के कारण ही अपन वो पॉइंट लिख रहे थे कि शीतकाल में तो वर्षा अधिक होती है और ग्रीष्म काल में वर्षा कम होती है, लेकिन वर्षा होती पूरे साल है, वर्षा होगी पूरे साल। दूसरा क्या है, सी डब्लू, सी डब्लू, डब्लू छोटा है मतलब विंटर ड्राई होगी, विंटर क्या होगी, ड्राई होगी। वर्षा ग्रीष्म काल में और शीतकाल क्या होगा, शीतकाल क्या होगा, शुष्क होगा। और ऐसी जलवायु आपको चीन में देखने को मिलती है, इस वजह से इसको बोला जाता है चीनी तुल्य जलवायु। और यह जलवायु आपको महाद्वीपों के पूर्वी भागों में देखने को मिलती है, पूर्वी भागों में देखने को मिलती है। एक जलवायु यहां और है और वो है सी एस, एस भी इसमें छोटा है, सी एस मतलब ग्रीष्मकाल शुष्क और शीतकाल में वर्षा, शीतकाल में वर्षा। अब देखो ऐसी जलवायु आपको कहां देखने को मिलती है, रोम सागर में, रोम सागर या भूमध्य सागर। इस वजह से इसको भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय जलवायु भी कहा जाता है, भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय जलवायु भी कहा जाता है। बात हुई क्लियर। इसमें भी जो वर्षा होती है वो पछुआ पवनों से होती है, पछुआ पवनों से होती है। इस जलवायु को सभ्यता का पालना कहा जाता है, विश्व की सभ्यता का पालना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सी जलवायु प्रदेश हो गया। सी एफ इसको बोलेंगे पश्चिमी यूरोप तुल्य, इसको सी डब्ल्यू इसको बोलेंगे चीनी तुल्य, सी एस इसको बोलेंगे भूमध्य सागरीय। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे प्रबल संभावना बनती है इस चैप्टर के अंदर से। अब सी जलवायु प्रदेश को 4 भागों में और बांटा है, उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। उनमें एक तो छोटा ए है, एक छोटा बी है, एक छोटा सी है। अब ए क्या है, वर्ष के कम से कम 4 महीनों का तापमान, सुनना, वर्ष के कम से कम, वर्ष के कम से कम 4 माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, लेकिन इनमें से
एक माह का तापमान 22 डिग्री से अधिक, एक माह का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, वहां क्या लिखा जाएगा? ए। मतलब 12 महीनों में 4 महीने ऐसे होने चाहिए जहां तापमान कितना हो? 10 डिग्री से अधिक हो, लेकिन उनमें भी एक महीने का तापमान 22 डिग्री अधिक हो। अब देखो, बी, वर्ष के कम से कम 4 माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, लेकिन एक माह का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात समझ गए? मतलब 4 महीनों का तापमान है ना साल के, वो तो 10 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 22 डिग्री से ऊपर एक भी नहीं जाना चाहिए। इसमें 22 डिग्री से एक का जाना जरूरी है। ठीक है, अब देखो सी जलवायु कौन सा होता है? 1 से 3 माह का तापमान, 1 से 3 माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। मतलब 1 से 3 महीनों का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। 4 का होते ये नहीं होगा। 1 से 3 महीनों का, चाहे एक का ही हो, चाहे एक महीने का तापमान ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, वहां सी आएगा। और 3 से ज्यादा होते ही वहां सी नहीं आएगा। तो ये 3 छोटे प्रदेशों में और विभाजित किया था, ए, बी और सी। तो यहां से भी पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए ये बात। ठीक है, अब है डी जलवायु प्रदेश, सेम ऐसा का ऐसा ही है। डी जलवायु प्रदेश ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, डी एफ, डी डब्ल्यू और डी एस। ठीक है, तो इसमें आप लिख लो सेम सी जलवायु प्रदेश की तरह। अब दूसरा प्रदेश है लास्ट, ई प्रदेश। लास्ट कौन सा है? ई प्रदेश। ई प्रदेश मतलब यहां हेकिस्टोथर्मल वनस्पति, यहां जलवायु कैसी? ध्रुवीय। और इसको भी अपन 2 भागों में बांटेंगे। ई, एक तो होगा टी और एक होगा एफ। टी में तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें वर्ष भर तापमान 0 से कम। ठीक है, तो ये ई जलवायु प्रदेश होगा। ईटी कहां आएगा? जहां न्यूनतम तापमान 0 डिग्री लेकिन अधिकतम 10 डिग्री से अधिक नहीं जाना चाहिए। ई का मतलब ई एफ जहां आएगा जहां साल भर तापमान 0 डिग्री से कम हो। तो ये सारे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण था। कल अपन थार्नवेट और ट्रिवार्था का पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जरूरी सूचना, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड की जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है, कॉन्सेप्चुअल तैयारी करनी है, अच्छे नोट्स के साथ करनी है, अच्छी क्लासों के साथ करनी है, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8094610611 के ऊपर आप मेरे से बात कर सकते हैं, या इस नंबर के ऊपर आप सैंपल पीडीएफ मंगवा सकते हैं स्टडी मटेरियल की। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।